पानी, उपकरण और लोगों के बीच चक्रवात में 30 इंच की पाइप में खींचे जाने का कल्पना करें, जो अंधेरे में पानी के नीचे तेजी से चल रहे होते हैं, बिना पूरी तरह समझे कि आपके साथ क्या हो रहा है। केवल कुछ क्षणों में आप डूब जाएंगे। इस विश्वास के साथ अपनी सांस रोक लीजिए। उस दिन पाइपलाइन में चूसे गए 5 पुरुषों में से केवल एक ही यह बताने में सक्षम होगा कि क्या हुआ। एक गोप्रो वीडियो कैमरा एक डाइवर के सूट के साथ जोड़ा गया था, ने उसके बाद हुई घटनाओं का वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड किया। जो ये खुलासा करता है वह भयानक है। यह पराया डाइविंग आपदा का घातक टूटना है। 2022 की 25 फरवरी पॉन्टे पियर में डाइविंग कर रहे LMCS के पुरुषों के लिए एक सामान्य कार्य दिवस के रूप में शुरू हुआ। उन्हें त्रिनिदाद और टोबागो में सरकारी स्वामित्व वाली पारिया ईंधन की पाइपलाइन पर कुछ रखरखाव कार्य करना था। काजिम अली जूनियर, यूसुफ हेनरी, फैसल कुर्बान, आर्शिन अक्सर और क्रिस पूद्रम के लिए यह बस एक और काम का दिन था। वे एक ऐसे पाइप के खंड पर काम कर रहे होंगे जो वर्तमान में उपयोग में नहीं था। ये एक यू आकार की पाइपलाइन थी, जहां एक तेल टैंकर अपने तेल को उत्खनन करने के लिए खींचता, जिसे जन्म V कहा जाता है, और वह क्षेत्र जहां तेल रिफाइनरी में प्रवेश करता है, जिसे जन्म 6 कहा जाता है। अपने दिन का काम करने के लिए उन्हें पाइप को उन क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए समुद्री पानी से अलग करना होगा, जिन्हें मरम्मत की आवश्यकता थी। इसे करने के लिए उन्होंने पाइप के शीर्ष पर एक विशेष आवाज घंटी रखी। ये प्रणाली पानी को पाइप से नीचे धकेलने की अनुमति देगी, जिससे वे काम करने के लिए एक सूखी जगह पा सकते थे। हैबिटेट पाइप के शीर्ष भाग पर रखा गया 8 फीट x 8 फीट क्यूब संरचना था। हवा के अंदर फूंके जाने के बाद जब पानी को स्थानांतरित किया जाता है, तो पुरुषों को काम करने के लिए छज्जे पर खड़ा होना होता है, जो एक अत्यधिक दबाव वाले कक्ष में होता है। इसने उन्हें अपने डाइविंग गियर को हटाने और सुरक्षित रूप से उपकरणों का उपयोग करके समूह के रूप में जटिल मरम्मत करने और मनोवर्ट्स करने की अनुमति दी। उनके द्वारा पूरा करने के लिए उनके पास एक कार्य था, जन्म 6 पर एक इन्फ्लेटेबल प्लग को हटाना। यह प्लग लगभग 2 सप्ताह पहले पाइप के तेल सामग्री की सुरक्षा करने और किसी भी हाइड्रोकार्बन को बाहर निकलने से रोकने के लिए डाला गया था। यह प्लग एक हवा रोधक बाधा था, जो हैबिटेट चैम्बर से नीचे धकेलने वाले दबाव के खिलाफ कसकर पकड़े रहता था। वॉल्व को ढीला करने के लिए एक पांचा वापस लिया गया था। काजिम अली ने व्रेंच को पाइप के चारों ओर काम कर रहे 4 पुरुषों के पास पहुंचाया। फिर उन्होंने अपने डाइविंग उपकरण को हटाने के लिए खुद को चट्टान पर खींच लिया। जैसे ही वॉल्व खोला गया, एक चौंका देने वाली बल समूह को तत्काल प्रभावित कर गई। पानी आवास में घुस गया और पाइप में नीचे। इस तत्पर जल प्रवाह ने पाइपलाइन के नीचे घूमते जल के बीच आदमियों और उनके संपूर्ण उपकरणों को खींच लिया। यह इतना अनपेक्षित था कि उन्हें समझ में नहीं आया कि वास्तव में उनके साथ क्या हो रहा था। ऐसे अभाग्यशाली क्षण में वे बहुत भाग्यशाली थे कि वे पानी से एक ऐसे स्थान में बस गए जहां सांस लेने के लिए हवा का गुब्बारा था। गोप्रो वीडियो ने पुरुषों को उस चरण में कैद किया जब उन्हें खींचा गया। फिर सब कुछ पूरी तरह से काला हो गया। जैसे ही आप झूमर और हलचल की आवाज सुनते हैं, यह हैरान करने वाली बात है कि वे बात करना शुरू कर देते हैं। वे वास्तव में इस पाइप में एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, जो कच्चे तेल से भरा होना चाहिए था। भयानक विडंबना यह है कि यह हवा जो उन्हें सांस लेने दे रही थी, वास्तव में उन्हें यहाँ ले आने वाले घूर्ण ज्वर का कारण थी। तो ये मामला कैसे हुआ? वे सूचीबद्ध प्लग जिसे वे हटा रहे थे, वह अगेन 200 बैरल तेल को हवा और उसके चारों ओर के समुद्री पानी से पृथक करना चाहिए था। उस स्थिति में यह सामान्य रूप से प्लग को हटाने और अपने कार्य योजना के साथ आगे बढ़ने का मामला होता। आवास में हवा का दबाव एक भारी तेल के स्तंभ पर दबाव डालता होगा। तेल जन्म 5 और 6 के दोनों पाइप खुलने पर समतल स्तर पर होता। कुछ असामान्य नहीं, दुर्भाग्य से उन्हें पता नहीं था कि उस प्लग के नीचे एक हवा का स्तंभ था और पाइप की लंबाई में बहुत कम तेल था। जैसे ही प्लग को हवा से बाहर किया गया, हैबिटेट से ऊंचे दबाव वाली हवा इतनी जोर से पाइप के नीचे बहती थी कि यह पुरुषों को, उनके उपकरणों और स्कूबा टैंकों को 30 इंच की पाइपलाइन के भीतर खींच लेती थी। क्योंकि आवाज दबाव अचानक छूट गया था, इसलिए समुद्री पानी हिंसात्मक रूप से अंदर धकेला गया और पाइप के भीतर घूम गया जिसमें पुरुष थे। हवा, समुद्री पानी और उपकरणों की जंगली घुमाव में सांस लेने की लड़ाई कर रहे 5 स्वयंसेवक थे। जो कुछ हमेशा की तरह महसूस होता होगा, घूर्णन स्थिर हुआ और उन्होंने खुद को एक हवा की जेब में पाया। क्रिस पूद्रम, एकमात्र जीवित व्यक्ति, ने तेल पाइपलाइन में खींचे जाने की असंभाव्य क्षण को इस तरह वर्णन किया। देखने के लिए धन्यवाद। स्पेनन पिटेनियोपन टैपेम सोफास पिकल उपकरण सेवा को प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। सीना मेमन प्लेयर डेटा को एक मोल्ड समूह में बदलने में असमर्थ है। मैं अपनी सांस और अधिक समय तक नहीं रोक सकता। मैं एक सच्चाई हूं और आप बहुत देर तक अपनी सांस रोक रहे हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारे फेफड़े, बस लड़ो। हाँ, कमर बंद। हाँ, तुम्हारा शोर। तुम्हारे शरीर को हवा खींचने के लिए यातना हो रही है। अविश्वसनीय डरावना सपना। तुम्हारी आंखें जल रही हैं।
हर बार जब मैं खोलने की कोशिश करता हूँ उसकी आंखें जलती हैं, वे पिच ब्लैक हैं, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तुम इसे चबाते हो, जलाते हो, तुम्हारे कान बज रहे हैं, तुम्हारा शरीर दर्द कर रहा है, और उस समय मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं अच्छा और मर चुका था। एक बार वे रुक गए तो पुरुषों ने जल्दी से जांच ली कि वे कहाँ हैं, वे कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या सभी 5 पुरुष पहुंचे हैं। वे एक दूसरे को खोजने और पुष्टि करने के लिए आपस में चिल्लाने लगे कि वे वास्तव में पाइप के अंदर थे। यह बस इतना अविश्वसनीय था, लेकिन यह भयानक वास्तविकता थी। पाइपलाइन में वे कहाँ थे ये समझने की कोशिश करना बहुत कठिन था। वे पूरी तरह से भ्रमित थे और उन्हें कोई अनुमान नहीं था कि वे पाइप में कितनी दूर चले गए थे। ये पाइपलाइन खंड 100 और 200 फीट लंबा था, जितना 4 फुटबॉल मैदानों का होता है। पाइप में वेल्ड सीमों या समर्थन स्थानों पर उत्कर्ष थे। ये ऊंचाई में परिवर्तन हवा के थैलियों को बनने की अनुमति देते थे। एक बार जब उन्होंने अपनी दिशाओं को पकड़ा तो यह स्पष्ट था कि वे सभी चोटिल थे, लेकिन जिंदा थे, सभी अस्थिरता में। उन्हें सहमति नहीं थी कि कौन सी दिशा उन्हें जन्म 6 की ओर वापस ले जाएगी। कुछ चर्चा के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वे एक समूह के रूप में लिंक करें और एक सिर की ओर चालू करें। पूरी पाइप मोटी चिपचिपी तेल की गंदगी से लिपटी हुई थी। तेल के खिलाफ लड़ते रहना और बिल्कुल भी नहीं हिलना, तोड़े हुए हड्डियों, चोट के बावजूद अंगों के साथ, यह थकाऊ था। किसी बिंदु पर 1 घंटे की संघर्ष के बाद उन्होंने एक आघातपूर्ण समस्या का सामना किया। समुद्री पानी का स्तर बढ़ रहा था। वे अपने सिर को पानी के ऊपर रख रहे थे, लेकिन लाइन में पहले व्यक्ति ने देखा कि उसका चेहरा अब पाइप के शीर्ष से केवल 6 इंच दूर था। इस तरह जारी रखने का कोई तरीका नहीं था। कुछ पुरुषों को गंभीर रूप से चोट आई थी और वे बहुत ज्यादा समय तक हिल नहीं सकते थे। क्रिस बूदराम और काजिम अली समूह के पहले 2 नेता थे। बाकी पुरुष यूसुफ, फैसल और आर्शे पाइप में अगले 3 थे। यह तय किया गया था कि क्रिस और काजिम सांस रोककर देखेंगे कि क्या वे एक और हवा की झोपड़ी पा सकते हैं। उन्होंने पुरुषों को वादा किया कि वे बाहर निकलने के लिए लड़ेंगे और सभी के लिए सहायता लेकर वापस आएंगे। दोनों पुरुषों ने पानी में अपने चेहरे को जितना संभव था उत्तीर्ण रखा। फिर उन्होंने सांस रोकी और आगे तैरते हुए हवा की तलाश की। उनकी संघर्ष ने उन्हें दूसरी हवा की झोपड़ी तक ले गया, जो उन्हें बाहर ले जा सकती थी। उन्हें इस खंड में अपने 2 स्कूबा टैंक पाने पर अत्यंत आनंद हुआ। ऐसा लगता था कि यह सब उन्हें अपनी भाग जाने के लिए चाहिए था। उन्होंने लगभग दोनों ऑक्सीजन की बोतलों का उपयोग अगले सेक्शन से होकर जाने के लिए किया, लेकिन काजिम की चोटें और अधिक गंभीर हो रही थीं और वह तेजी से हिल नहीं सके। मिलकर उन्होंने यह तय किया कि यह सबसे अच्छा होगा कि क्रिस ऑक्सीजन का शेष लेकर पाइप के सिरे की तरफ तैरकर मदद के लिए जाए। उन्होंने टैंक को अपने शरीर के सामने रखा और उसे धकेलते हुए वो एक संकीर्ण 2.5 फुट की नली में सामने बढ़े। जब उन्होंने पाइप के उच्चतर सिरे को पहुंच गया, उन्हें एक भयावह विचार का सामना करना पड़ा। अगर यह जन्म 5 था और जन्म 6 नहीं, वह लगभग 60 फीट ऊपर तैरकर सिर्फ एक फूला हुआ प्लग में भिड़ जाएगा। हवा नहीं होगी और उसका टैंक लगभग खाली था। उसने प्रार्थना की और सतह की ओर जाने के लिए नीचे से धक्का दिया। पाइप में 2 घंटे से अधिक समय बाद क्रिस ने पाया कि उन्हें जन्म 6 पर तैलीय जल की छोटी तक पहुंचने में राहत मिली है। उसने नौकादल की ध्यान आकर्षित करने की कोशिश में ठोका और चिल्लाया। तलाश करने वालों में से एक ने अंत में उसे मिल ही लिया और उसे एक चेन की सहायता से बाहर चढ़ने में मदद की। क्रिस बहुत ही थक चुके थे और अवाक हो गए थे। उन्होंने बताया कि लाइन में वायु झोलियां थीं और सभी पुरुष अभी भी जीवित थे। उसे अस्पताल ले जाया गया था। जैसे ही उन्होंने बचाव दल को यह बताया कि वहां हवा थी और वे चोट लगने के बावजूद जीवित थे। इस बिंदु तक LMCS के अन्य सदस्य निश्चित नहीं थे कि वे जीवित भी हो सकते हैं। उन्होंने मान लिया कि पाइप में तेल भरा हुआ होगा और पुरुषों को मिनटों में डूब जाना पड़ेगा। उन्हें यह भी पता था कि किसी भी ऑक्सीजन टैंक की अवधि 1 घंटे तक होती है। पुरुषों को पाइपलाइन में खींच लिए जाने के 2 घंटे से अधिक समय हो चुका था, लेकिन अंत में यह आशा की एक झलक थी। एक बार क्रिस ने स्थिति की व्याख्या करते किया। हुए जल में डाइवर्स ने पाइप के विभिन्न स्थानों पर ठपका और अंदर से ठपकने की प्रतिक्रिया प्राप्त की। फंसे हुए पुरुषों को होगा अत्यधिक राहत कि कोई जानता है कि वे अंदर हैं। उन्हें पता था कि पेशेवर डाइवर और सभी प्रकार के उपकरण उनके ऊपर जहाज पर होंगे। ऑक्सीजन टैंक, रस्सी, बत्तियां, मदद। घंटों के बाद वे किरण की रोशनी या ऑक्सीजन टैंक के धातुवाद की आवाज की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्होंने कुछ नहीं सुना। वे सिर्फ इनिशियल फ्लश में सुस्त होने के साथ ही नहीं रहे, वे अब तीव्र तेलीय हवा को सांस लेने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। हर घंटे ने इस सीमित हवा की आपूर्ति की कार्बन डाइऑक्साइड सामग्री को बढ़ाया, इसलिए सांस लेना और भी कठिन हो जाता और तो वे प्रतीक्षा करते रहे। बचाव अभियान के नाकाम होने के बावजूद यह एक अत्यंत दुखद सत्य है कि ये लोग उद्धार से केवल कुछ 100 फीट दूर थे, लेकिन कोई भी नहीं आया। उन्होंने दर्द में जद्दोजहद की, ध्यान आकर्षित करने के लिए ठोका और खुद को निकासी की ओर ले जाने की कोशिश की। तेलीय नली में दिनों अटके रहने के बाद यह एक कुचलता हुआ अनुभूति होनी चाहिए।
कोई आ नहीं रहा था। LMCS, पराया ईंधन, उनकी बहन कंपनी हेरिटेज और कोस्ट गार्ड द्वारा लिए गए कार्यों पर बहुत बहस होती है। कुछ लोगों का दावा है कि पराया ने डाइवर्स को अन्य पुरुषों को बचाने के लिए पाइप में प्रवेश करने से रोक दिया। पराया दावा करता है कि पुरुषों को बिना और जीवनों के जोखिम के बाहर निकालने के लिए कोई साध्य योजना नहीं थी। कुछ लोगों का मानना है कि पुरुषों को निश्चित रूप से मर चुका था और धड़कन कुछ और से थी। तटरक्षक, LMCS और पारिवारिक सदस्य जो पेशेवर डाइवर थे, सभी के पास घटनाओं का अपना संस्करण है। इन्हें नकारा नहीं जा सकता है कि ये तथ्य हैं। शुक्रवार को 5 बजे जब क्रिस पूद्रम को बचाया गया था, तब 4 पुरुष जीवित थे। बहुत सारे लोग मानते हैं कि उन्होंने पाइपों के अंदर से लगभग 48 घंटे तक ठोकर आवाज सुनी थी, जब तक ये बंद नहीं हो गई। शवों को बरामद करने के बाद 2 पोस्टमार्टम हुए। हालांकि पोस्टमार्टम ने मौत के समय पर सहमत नहीं हो पाए, लेकिन यह स्पष्ट था कि सभी पुरुषों ने शनिवार के विभिन्न समयों तक जिया और कुछ को सोमवार तक जीने का प्रतीत होता है। हमें यह नहीं पता कि पुरुषों को उनकी चोटों की वजह से मरना पड़ा, या सांस लेने योग्य हवा समाप्त हो गई, या शायद वे पाइप के एक निकास तक तैरने की कोशिश करते हुए डूब गए। त्रिनिदाद और टोबैगो में जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया था। उनकी खोजें 2023 के अगस्त में जारी की जाने की योजना है। क्योंकि मेरे गर्भ के भीतर सब कुछ है और मैं प्यार से बचाता हूँ। मेरे भीतर की सभी चीजें खुल गईं और मैंने आपसे पूछा कि क्या हो रहा था। कोई भी मेरे बचाव की कोशिश नहीं कर रहा था। अलविदा, अलविदा, अलविदा। छपाओ छपाओ छपाओ। अगर आपको पसंद आया, कृपया पसंद करें, खिलाड़ी सदस्यता लें। आपकी प्राथमिकता हो सकती है। एक प्रस्ताव और खींचे। आप थोड़ा खींच सकते हैं। आप खींच सकते हैं अगर वे इसमें सहमत हैं। नीचे 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 नीचे। को क्या ये बात आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, ठीक है जान, तुम मेरे पीछे हो। मैंने इसे ढूंढ लिया। तुम नहीं जानते कि तुमने किन धारियों के साथ रहे हो। ये फिल्म का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा किया। ये कानूनी और साइप्रस क्षेत्र था। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता यार। मुझे नहीं पता कि मैं उस नाम का आविष्कार क्यों करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आविष्करण की कोशिश कर रहा हूं। मैं थाली लेने जा रहा हूं। मैं थाली लेने जा रहा हूं। अभी मुझे दो। मैं थाली लेने जा रहा हूं। मैं थाली लेने जा रहा हूं। अभी मुझे दो। तुम मेरे एकमात्र परिवार हो। तुम्हें कौन सुरक्षित
Sen